आज हम हड़प्पा सभ्यता की लिपि, उसकी मोहरें और उसकी मूर्तियाँ तथा हड़प्पा सभ्यता के पतन के बारे में विभिन्न विद्वानों के क्या क्या मत हैं, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम हड़प्पा सभ्यता की लिपि की बात करें तो हड़प्पा लिपि को अभी तक पढ़ने में सफलता नहीं मिली है। हड़प्पा लिपि को भाव चित्रात्मक लिपि कहा जाता है और उसकी लिखावट पहली लाइन दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है और दूसरी लाइन बाईं से दाईं ओर। तो पहली लाइन राइट से लेफ्ट और दूसरी लाइन लेफ्ट से राइट लिखी जाती है। हड़प्पा लिपि में 64 मूल चिन्ह अभी तक प्राप्त हुए हैं और 250 से 400 तक चित्राक्षर है। भाव चित्रात्मक लिपि है, चित्रों के माध्यम से भाव को अभिव्यक्त किया गया है। सबसे ज़्यादा प्रचलित चिन्ह हड़प्पा की लिपि में मछली का चिन्ह है। हड़प्पा लिपि के जो नमूने हैं वो हमें सेलखड़ी की मोहरों पर मिलते हैं, बर्तनों पर मिलते हैं। हड़प्पा लिपि देशी है और पश्चिम एशिया की लिपियों से इसका कोई संबंध नहीं है। हड़प्पा सभ्यता की इस लिपि को, या जिसको हम सिंधु लिपि भी कहते हैं, उसको पढ़ने का प्रयास के.एन. वर्मा, प्रोफेसर एस.आर. राव और आई. महादेवन ने किया, लेकिन इनमें से भी सबसे पहले जो प्रयास किया, सर्वप्रथम प्रयास, वो वेडेन ने किया। हड़प्पा सभ्यता में और हम देखें तो इसमें मानकीकृत माप तोल था, सब जगह एक ही तरह का माप और तोल का पैमाना था। हड़प्पा सभ्यता के अंदर सभी जगह पर जो बाट पाए गए वो दशमलव प्रणाली पर आधारित पाए गए और तोल की जो इकाई पाई गई वो 16 के अनुपात में थी। मोहनजोदड़ो से हमें सीप का बना हुआ स्केल मिलता है, लोथल से हाथी दांत का बना हुआ स्केल मिलता है और इन स्केल्स का उपयोग लंबाई मापने में किया जाता था। बलूचिस्तान की ब्राहुई जनजाति ब्राहुई भाषा बोलती है, जो कि द्रविड़ भाषा है। इस कारण से सिंधु घाटी सभ्यता की भाषा को हम द्रविड़ भाषा से मिलता जुलता मान सकते हैं। अब मोहरों की बात करें तो अब तक विभिन्न हड़प्पाई स्थलों से हमें लगभग 2000 मोहरें प्राप्त हुई है। सबसे ज़्यादा मोहरें हमें मोहनजोदड़ो से मिली है, जबकि अभिलेख युक्त मोहरें हमें हड़प्पा से मिली है। सबसे ज़्यादा मोहरें मोहनजोदड़ो से कितनी मिली है? 500 मिली है। ये मोहरें सेलखड़ी की बनी हुई थी। सेलखड़ी एक प्रकार का पत्थर होता है, उसकी ये मोहरें बनी हुई थी। लोथल और देसलपुर से हमें तांबे की मोहरें भी मिली है। लोथल से बटन के आकार की हमें मोहर प्राप्त हुई है। सैंधव जो मोहरें थी वो वर्गाकार, आयताकार, गोलनाकार व बेलनाकार है। सबसे ज़्यादा संख्या में वर्गाकार मोहरें हैं। अधिकांश मोहरों पर लघु लेख अंकित हैं और साथ साथ जानवरों की आकृतियाँ भी अंकित हैं। कुछ मोहरों पर देवी देवताओं के चित्र भी अंकित हैं। हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर सबसे ज़्यादा जो अंकन है वो एक सींग वाले पशु का किया गया मिलता है। हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर हमें व्याघ्र का अंकन भी मिलता है, जबकि वेदों में हमें व्याघ्र का कोई उल्लेख नहीं मिलता। ये हड़प्पा सभ्यता और वैदिक सभ्यता के बीच में एक बड़ा अंतर है। अब मोहरों के बाद में मृण मूर्तियों की बात करें तो मिट्टी की मूर्तियाँ, टेराकोटा जिसको हम कहते हैं, वो हड़प्पा के सभ्यता के अधिकांश क्षेत्रों से हमें बहुत अधिक संख्या में आग में पकी हुई टेराकोटा की मूर्तियाँ मिली है और इन मूर्तियों का उपयोग पूजा के लिए या खिलौनों के रूप में भी मिलने के प्रमाण मिले हैं। नारी मृण मूर्तियाँ संख्या में हमें सर्वाधिक मिली है और ये जितनी भी मृण मूर्तियाँ हैं उनका हाथ से निर्माण चिकोटी पद्धति से किया गया है। हड़प्पा सभ्यता से हमें एक तो नहरों द्वारा सिंचाई के कोई प्रमाण नहीं मिले हैं। थोड़ा बहुत प्रमाण हमें शोरतू गई जो अफगानिस्तान के अंदर है, वहाँ से हमें नहरों से सिंचाई के साक्ष्य मिले, लेकिन वो अपवाद है। धोलावीरा से भी एक जलाशय मिला है जो संभवतः सिंचाई के काम में आता होगा, लेकिन वो भी अपवाद है। अन्यथा अन्य सभी स्थानों से हमें नहरों द्वारा सिंचाई के कोई प्रमाण नहीं मिले। नदी उपासना के हमें कोई प्रमाण नहीं मिले। मंदिर के कोई प्रमाण किसी भी हड़प्पा स्थल से हमें नहीं मिले हैं। और सिंह, व्याघ्र के प्रमाण तो मिले हैं, बाघ के प्रमाण तो मिले हैं, लेकिन सिंह के प्रमाण हमें नहीं मिले हैं और लोहे के प्रमाण भी हमें किसी भी हड़प्पा स्थल से नहीं मिले हैं। तांबा और कांसा के प्रमाण मिले हैं, लेकिन लोहा किसी भी हड़प्पा स्थल से प्राप्त नहीं हुआ है। और पन्ना जो बहुमूल्य रत्न होता है उसके प्रमाण भी हमें किसी हड़प्पा स्थल से नहीं मिले हैं। तो हड़प्पा सभ्यता जो थी वो अपने विकसित दौर में कहा जाता है कि 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1800 ईसा पूर्व तक इसका विकसित चरण रहा था और 1800 ईसा पूर्व के बाद में ये हड़प्पा सभ्यता का चरम काल समाप्त हो गया और ये सभ्यता धीरे धीरे पतन की ओर अग्रसर होने लगी। हड़प्पा सभ्यता के पतन की बात करें तो
बाद का जो समय था 1800 ईसा पूर्व के बाद का, वो उत्तर हड़प्पा सभ्यता या परवर्ती हड़प्पा सभ्यता का माना जाता है। और लेटर हड़प्पा संस्कृति के जो अवशेष हैं वो हमें रंगपुर और प्रभास पत्तन, इन दो स्थलों से मिलते हैं। आपको पता होगा कि प्रभास पाटन जो शहर है वो हिरण्य नदी के किनारे गुजरात में बसा हुआ है, और रंगपुर भी गुजरात के अंदर बसा हुआ है। परवर्ती हड़प्पाई संस्कृतियाँ जो थी वो नगर संस्कृतियाँ न रह कर के ग्रामीण संस्कृतियाँ हो गई, और ताम्रपाषाणिक संस्कृतियाँ भी इनको कहा गया। अब परवर्ती हड़प्पा काल के जो लोग थे वो काले धूसर मृद भांडों का उपयोग करते थे, और भगवानपुरा जो हरियाणा के अंदर स्थल है वहाँ पर उत्तर हड़प्पा के लोग पकी हुई ईंटों का उपयोग करते थे। बाकी भगवानपुरा के अलावा अन्य उत्तर हड़प्पा स्थल जो हड़प्पोत्तर स्थल कहलाते हैं वहाँ पर पकी हुई ईंटों का प्रयोग हमें दिखाई नहीं देता है। और उत्तर हड़प्पा सभ्यता का जो सबसे उत्तरी छोर है वो पाकिस्तान जो वर्तमान है उसमें स्वात घाटी को माना जाता है। तो ये परवर्ती हड़प्पा संस्कृति या उत्तर हड़प्पा संस्कृति हम इसको कह सकते हैं। कल हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि उत्तर हड़प्पा संस्कृति जो थी वो अलग अलग जगहों पर उसको अलग अलग नाम दिया गया। उसमें कब्रिस्तान एच संस्कृति ये पश्चिमी पंजाब और बहावलपुर में विकसित हुई, जिसको कब्रिस्तान एच संस्कृति कहा जाता है। गुजरात में जो उत्तर हड़प्पा संस्कृति थी वो चमकीले लाल भांड वाली संस्कृति कहलाई, जबकि राजस्थान, पंजाब और हरियाणा में पीले मृद भांड वाली संस्कृति उत्तर हड़प्पा संस्कृति कहलाई। सिंध में झूकर संस्कृति को उत्तर हड़प्पा संस्कृति कहा गया, और हड़प्पा संस्कृति का सर्वाधिक जो उत्तरी छोर माना गया उत्तर हड़प्पा संस्कृति का, वो स्वात घाटी को माना गया। तो ये आपके उत्तर हड़प्पा संस्कृति का एक परिचय मैंने आपको बताया। और इसके बाद हड़प्पा सभ्यता के पतन की बात करें तो हड़प्पा सभ्यता के पतन में अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत हैं। कुछ विद्वानों के अनुसार आर्यों के आक्रमण से इसका सभ्यता का पतन हुआ। कुछ विद्वानों के अनुसार हर वर्ष आने वाली बाढ़ों के कारण हड़प्पाई नगर जो नदियों के किनारे बसे हुए थे, धीरे धीरे लोग उन नगरों को छोड़कर चले गए। कुछ लोगों के विद्वानों के अनुसार सिंधु नदी ने अपना मार्ग बदल दिया, जिसके कारण सिंधु नदी के किनारे स्थित जितने भी हड़प्पाई स्थल थे वो जल के अभाव के कारण वहाँ के लोगों ने जगह छोड़ दी। कुछ इतिहासकारों के अनुसार जलवायु परिवर्तन, किसी के अनुसार भूतात्विक परिवर्तन, संभवतः भूकंप के कारण, प्राकृतिक आपदा के कारण, प्रशासनिक शिथिलता के कारण, पारिस्थितिकी असंतुलन के कारण, और अलग अलग नदियों के द्वारा मार्ग बदलने के कारण, और विशेष रूप से जो गग्गर हकरा नदी का जो इलाका था उसके सूख जाने के कारण, जो रफ़ीक मुग़ल ने जहाँ पर सर्वाधिक हड़प्पाई स्थल खोजे थे, जब गग्गर हकरा नदी क्षेत्र सूख गया तो उस क्षेत्र में स्थित अधिकांश हड़प्पाई स्थलों से लोग पलायन कर गए। तो अलग अलग इतिहासकारों के विद्वानों के अलग अलग मत हैं, लेकिन जो मोटा मत जो माना जाता है वो यही माना जाता है कि संभवतः हड़प्पाई सभ्यता के लोगों ने अपने आसपास की जो जलवायु जो पारिस्थितिकी थी उसके संसाधनों का ज़रूरत से ज़्यादा उपयोग कर लिया। पारिस्थितिकी असंतुलन और जलवायु परिवर्तन ही हड़प्पा सभ्यता के पतन का एक कारण रहा। बाकी अभी तक इस बारे में कोई एक मत नहीं है। अब हम एक एक मत को देख लें कि किस मत के समर्थक कौन कौन से विद्वान थे। तो मार्टिमर व्हीलर और गार्डन चाइल्ड, इनका कहना है कि आर्यों के आक्रमण के कारण इस सभ्यता का अंत हुआ। मार्टिमर व्हीलर कहते हैं कि ऋग्वेद में इंद्र को पुरंदर कहा गया है, और पुरंदर का मतलब होता है दुर्गों को नष्ट करने वाला, और हड़प्पा सभ्यता के लोग दुर्ग बना करके रहते थे। तो ऋग्वेद में हरि यूपिया नामक स्थान का भी उल्लेख मिलता है, जिसकी साम्यता हम हड़प्पा से कर सकते हैं। तो संभवतः आर्यों के आक्रमण से और मोहनजोदड़ो से हमें कई सारे नरकंकाल मिले हैं, तो ये आर्यों के आक्रमण को एक कारण बताया जाता है। लेकिन इसका हम समर्थन इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि यदि आर्यों के आक्रमण से मोहनजोदड़ो के नरकंकालों को जोड़ा जाए तो अगर युद्ध हुआ हड़प्पाई लोगों और आर्यों के बीच में, तो सारे के सारे जो शव थे वो हड़प्पाई लोगों के ही क्यों पाए गए। आर्यों के भी कुछ एक भी शव आर्यों की नस्ल का हमें नहीं मिला। तो ये मत, आर्यों के आक्रमण का मत आमतौर पर स्वीकार नहीं किया जाता। प्रोफेसर एसआर राव, जॉन मार्शल और मैके, उनका कहना है कि अधिकांश हड़प्पाई स्थल जो नदियों के किनारे बसे थे उनमें निरंतर बाढ़ आती थी। उस बाढ़ के कारण परेशान होकर के हड़प्पाई लोगों ने वो स्थान छोड़ दिए। तो प्रोफेसर एसआर राव कहते हैं कि लोथल
जो कि भोगवा नदी के किनारे बसा हुआ था, वहाँ के निवासी लोथल को छोड़ करके चले गए। इसी प्रकार इतिहासकार लेम्ब्रिक कहते हैं कि सिंधु नदी ने अपना मार्ग बदल दिया, जिसके कारण सिंध प्रदेश में स्थित अधिकांश हड़प्पाई स्थल वीरान हो गए। ऑरेल स्टाइन और अमलानंद घोष जलवायु परिवर्तन को हड़प्पा सभ्यता के पतन का एक बहुत बड़ा कारण मानते हैं, जबकि एम.आर. साहनी, राइक्स और डेल्स जैसे विद्वान भूतात्विक परिवर्तन संभवतः भूकंप जैसा कोई घटना हुई जिसके कारण हड़प्पाई सभ्यता का पतन हो गया। प्रोफेसर KUR केनेडी कहते हैं कि कोई प्राकृतिक आपदा इतनी बड़ी आई जिसने हड़प्पाई नगरों को नष्ट कर दिया। इतिहासकार जॉन मार्शल कहते हैं कि प्रशासनिक शिथिलता व्याप्त हो जाने से हड़प्पाई सभ्यता, जो नगरीय सभ्यता थी, उन नगरों का प्रशासन अव्यवस्थित हो गया और नगर नष्ट हो गए। जबकि इतिहासकार फेयर सर्विस रफ़ीक मुगल और बालकृष्ण थापर कहते हैं कि पारिस्थितिकी असंतुलन इतना हो गया कि हड़प्पाई सभ्यता के लोगों ने अपने संसाधनों का आवश्यकता से अधिक उपयोग कर लिया, जिससे वर्षा की कमी होने लग गई और हड़प्पाई नगरों के लोगों को वो इलाके छोड़ करके जाना पड़ा। जबकि ये मत है पारिस्थितिकी असंतुलन का फेयर सर्विस रफ़ीक मुगल और BK थापर। माधव स्वरूप वत्स का कहना है कि हड़प्पा नगर जो था वो रावी नदी के मार्ग परिवर्तन के कारण नष्ट हो गया। इतिहासकार धर्मपाल अग्रवाल और रफ़ीक मुगल ये कहते हैं कि गग्गर हकरा नदी क्षेत्र का सूख जाने से गग्गर हकरा नदी क्षेत्र के अंदर जितने भी हड़प्पाई स्थल थे उन सबका पतन हो गया। तो ये कुछ कारण हड़प्पा सभ्यता के पतन के माने जाते हैं, लेकिन संस्कृति के मूल तत्व बने रहे और बाद में जो आर्यों की जो ग्रामीण संस्कृति आई उसमें ये संस्कृति के तत्व बने रहे। तो हड़प्पा सभ्यता का पतन हम नहीं कह सकते हैं, हम केवल इतना कह सकते हैं कि हड़प्पाई नगरों का पतन हो गया। जो नगरीय सभ्यता थी वो लुप्त हो गई, उसके स्थान पर फिर उत्तर हड़प्पा और बाद में वैदिक काल के अंदर ग्रामीण सभ्यता और संस्कृतियों में हड़प्पा सभ्यता के संस्कृति के मूल तत्वों के दर्शन होते रहे। तो ये संस्कृति के मूल तत्व तो बने रहे, केवल नगरों का पतन हुआ। तो ये हड़प्पा सभ्यता के पतन के बारे में जो टॉपिक था वो अपना कंप्लीट होता है और यहाँ पर अपना ये हड़प्पा सभ्यता का टॉपिक भी कंप्लीट होता है। इसके बाद अगला व्याख्यान जो होगा वो हड़प्पा सभ्यता का जो चरमकाल 2500 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व का था। उसके बाद 1800 ईसा पूर्व के बाद हड़प्पा सभ्यता के नगर नष्ट हो गए और 1800 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक हड़प्पोत्तर काल था और जो कि ग्रामीण काल था। 1500 ईसा पूर्व से लेके 1000 ईसा पूर्व तक हमारा ऋग्वेदिक काल चलता है और फिर 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक हमारा उत्तर वैदिक काल चलता है। तो कुल मिला के 1500 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व तक का ये पूरा वैदिक काल कहलाता है, जिसमें ऋग्वेदिक काल 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व और उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। तो अब हमारा जो अगला टॉपिक होगा वो वैदिक काल के बारे में होगा, वैदिक सभ्यता के बारे में होगा, जिसमें हम ऋग्वेदिक काल के बारे में अलग से अध्ययन करेंगे। ऋग्वेदिक काल का सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और राजनीतिक जीवन पढ़ेंगे। उसके बाद उत्तर वैदिक काल का भी हम सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक जीवन पढ़ेंगे। दोनों कालों में क्या डिफरेंस था, सामाजिक जीवन में क्या अंतर था आया ऋग्वेदिक काल की तुलना में उत्तर वैदिक काल में, धार्मिक जीवन में क्या अंतर आया, आर्थिक जीवन में क्या अंतर आया, राजनीतिक परिदृश्य में किस प्रकार का बदलाव हुआ। तो ये हमारा सारा जो अध्ययन होगा वो वैदिक काल का कहलाएगा। तो कल हम ऋग्वेदिक काल से शुरू करेंगे 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच का। धन्यवाद।